अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। पिछले लेक्चर में आपने जैसे पढ़ा बेसिक डीएनए का स्ट्रक्चर, तो आज हम शुरू करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि हमने डीएनए रेप्लिकेशन सबसे पहले पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन हमने करवानी ही क्यों है, आपको तो पता है। बेसिकली जब सेल डिवाइड करता है तो उसमें सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है, हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है। अब वो डीएनए रेप्लिकेट कैसे करेगा, उसका एक सारा प्रोसेस है जो कि हम इस लेक्चर में और आने वाले आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो सही है। तो डीएनए रेप्लिकेशन तो हम पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है कि जब भी हमारा सेल डिवाइड करेगा तो उसका डीएनए सबसे पहले क्या होएगा, रेप्लिकेट करेगा। जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो उसके बाद वो सेल दो डॉटर सेल में आगे डिवाइड करेगा, और ईच डॉटर सेल में क्या होएगा, एक पेरेंट का स्ट्रैंड होएगा, एक नया स्ट्रैंड होएगा। सही है। तो इस तरह डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है। और आपको पता है डीएनए में क्या होती है, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए में। सही है। और जैसा कि आपको पता है डीएनए की रेप्लिकेशन कौन से फेज़ में होती है, सेल साइकिल के एस फेज़ में हमारी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। सही है। तो डीएनए की अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए कौन से सेल साइकिल के कौन से फेज़ में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, तो आपने बता देना ड्यूरिंग एस फेज़ ऑफ सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। और एस फेज़ के बाद क्या होएगा, हमारी माइटोसिस होएगी। माइटोसिस के नतीजे में आपको पता है हमारे पास क्या आएंगे, दो डॉटर सेल हमें मिलेंगे। सही है। और उस दोनों डॉटर सेल में एक स्ट्रैंड पेरेंट का स्ट्रैंड होएगा और एक उसका नया स्ट्रैंड होएगा जो उसने डीएनए की रेप्लिकेशन में बनाया। सही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल भी बहुत ईजी है। उसमें क्या है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। सही है। जिसको हम कहेंगे पेरेंटल स्ट्रैंड। सही है। अब इसने क्या किया, इसने रेप्लिकेशन करवाई। रेप्लिकेशन कैसे हुई, ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड था। अब इनसे मैं ओल्ड स्ट्रैंड कह देता हूँ। ये एक ओल्ड स्ट्रैंड ये था, एक ओल्ड स्ट्रैंड ये था। ये दोनों अनवाइंड हुए। सही है। अनवाइंड होने के बाद इन्होंने अपने आगे कॉरस्पॉन्डिंग कंप्लीमेंटरी एक दो नए स्ट्रैंड बनाए। एक ये न्यू स्ट्रैंड बनाया और एक न्यू स्ट्रैंड बनाया। सही है। इससे क्या हुआ कि एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से हमें एक डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से दो डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मिले, एक ये वाला और एक ये वाला। सही है। अब इस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या कहता है कि हमारा जो डीएनए है ना वो कंजर्व रहता है। सही है। कि अब जो नए बने हैं उसमें से आधा जो है हमारा वो ओल्ड स्ट्रैंड से आएगा और आधा नया स्ट्रैंड से आएगा। सही है। अब ये आधा इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के जो जब डीएनए के दो नए हाइब्रिड बनेंगे उसमें से एक स्ट्रैंड जो होगा वो ओल्ड स्ट्रैंड होगा और जो दूसरा होगा वो न्यू स्ट्रैंड होगा। सही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस। ये मैं इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आके बहुत बहुत दफ़ा हमने यूज़ करनी है, डायरेक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस। इसलिए आपको आनी चाहिए स्टार्टिंग से ही। आपको ये यूनिवर्सल है कि बेसिक ये आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। तो डीएनए की सिंथेसिस इस तरह होती है। हमेशा डीएनए की सिंथेसिस होती है फ्रॉम 5' टू 3' एंड। सही है। पिछले लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया 5' पे हमारे पास क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। सही है। और 3' एंड पे क्या होता है, हमारे पास एक हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है। सही है। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। सही है। अब आपको पता है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंटी पैरेलल रन करते हैं, एक फ्रॉम 3' टू 5'। अगर एक एक चेन 3 टू 5' होगी तो दूसरी चेन हमेशा एंटी पैरेलल होती है फ्रॉम 3' टू 5'। सही है। अब ये दोनों चेन्स क्या करेंगी, ये दोनों चेन्स अनवाइंड होंगी। सही है। अनवाइंड होने के बाद ये आगे 3' टू 5', ये 5' टू 3'। सही है। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक नया कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। सही है। अब वो स्ट्रैंड किस तरह बनेगा, उसकी डायरेक्शन हमेशा होगी 5' टू 3'। वो क्या करेगा, वो स्ट्रैंड क्या करेगा, हमेशा डीएनए के 3' को रीड करेगा और यहाँ पे अपना नया स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देगा। सही है। इस तरह ये सो ऑन बनाता जाएगा और डीएनए की सिंथेसिस होती जाएगी। सही है। डीएनए की रेप्लिकेशन। सही है। यानी कि डीएनए की रेप्लिकेशन हुई फ्रॉम 5' टू 3'। और आपको पता है 3' पे क्या होता है, हमेशा हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, और 5' के एंड पे क्या होता है, हमेशा एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। इसके दूसरे स्ट्रैंड पे क्या होगा, दूसरा स्ट्रैंड एंटी पैरेलल था जो कि 3' टू 5' रन कर रहा है। तो इसकी डीएनए की रेप्लिकेशन भी इस रिवर्स होएगी, उल्टी डायरेक्शन से स्टार्ट होगी, क्योंकि हमने पढ़ा डीएनए की सिंथेसिस हमेशा होती है फ्रॉम 5' टू 3'। इस जगह पे भी क्या होएगा, ये 3' डीएनए का स्ट्रैंड इस 3' को रीड करेगा और अपना नया डीएनए का स्ट्रैंड बनाता जाएगा फ्रॉम 5' टू 3'। सही है। ये था बेसिक के डायरेक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस। अब हम पढ़ते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स। स्टेप्स क्या हैं डीएनए के रेप्लिकेशन के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है इनिशिएशन, दूसरा स्टेप है इलॉन्गेशन, तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन। सबसे हम पहले पढ़ेंगे इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन डिफरेंट है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। अब ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि हमें पता है, जैसे कि मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। प्रोकैरियोट्स में क्या होएगा, प्रोकैरियोट्स में जैसा कि आपको पता है प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक जगह पे इनिशिएशन होती है। सही है। और यूकैरियोट्स में क्या होता है, मल्टीपल साइट्स पे इनिशिएशन होती है। सही है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। प्रोकैरियोट्स में क्या होएगा कि एक सिर्फ एक जगह की, लेट्स सपोज इस जगह पे सिर्फ इनिशिएशन हुई है। सही है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होएगा, यूकैरियोट्स में मल्टीपल साइट्स पे इनिशिएशन होती है। सही है। इसी वजह से यही रीज़न है कि यूकैरियोट्स में डीएनए की रेप्लिकेशन बहुत फास्ट होती है। सही है। अब ये साइट होगी कौन सी, ये साइट होती है एटी रिच साइट, एडेनिन थायमिन रिच साइट। सही है। अब ये साइट 80 रिच साइट हमेशा 80, अब
क्वेश्चन आता है कि भाई 80 रिच साइट ही क्यों, जीसी रिच साइट क्यों नहीं होती? क्योंकि 80 रिच साइट आपको जैसे पता है 80 एडेनिन और थायमिन में हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, सही है। अब इट इज़ ईजी टू ब्रेक द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रेदर देन द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, इसलिए हमेशा इनिशिएशन 80 रिच साइट पे होती है, जहाँ पे एडेनिन थायमिन सेगमेंट्स जो ज़्यादा होंगे वहाँ पे इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगी। और ये क्यों होती है 80 रिच में हमेशा? क्योंकि आपको पता है एडेनिन थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में हमारी एनर्जी जो है कम लगेगी, यानी कि एनर्जी विल बी यूज एनर्जी लेस यूज होएगी, सही है। अब यूकेरियोट्स में आ जाते हैं। यूकेरियोट्स में भी सेम ऐसे ही होएगा, मल्टीपल साइट्स पे इनिशिएशन स्टार्ट होएगी, और उन मल्टीपल साइट्स पे क्या होंगी 80 रीच होंगे, सही है। अब इन इन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को कहते हैं प्रोकैरियोट्स में। हम बेसिकली हमने अभी प्रोकैरियोट्स की डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़नी है, और इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं ओरिसी इन प्रोकैरियोट्स, सही है। अब कहता है जो डीएनए जिस 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 एंजाइम ने डीएनए की रेप्लिकेशन करवानी है वो असल में यूज़ ही सिंगल स्ट्रैंड को करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को करता है। जब तक वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होएगा तब तक डीएनए की रेप्लिकेशन आगे प्रोसीड नहीं होएगी, सही है। अब कहता है इनिशिएशन कहाँ पे होएगी 80 रिच सेगमेंट पे। 80 रिच सेगमेंट में क्या आएंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एडेनिन और थायमिन, और इनमें क्या होता है लेस एनर्जी हमारी यूज़ होती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है मल्टीपल साइट्स होती हैं, मल्टीपल साइट्स होती हैं जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, सही है, जिसकी वजह से यूकेरियोट्स में जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो फास्ट होता है, सही है। अब इसके नतीजे में क्या आएगा हमारे पास, अब यहाँ पे मेल्टिंग हुई है, मेल्टिंग होने के नतीजे में फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोकैरियोट्स का ले लेता हूँ। मेल्टिंग होने के नतीजे में एक साइड पे क्या हुआ है, ये दोनों स्ट्रैंड अनवाइंड हो गए हैं, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन बबल, सही है। अब रेप्लिकेशन बबल के बनने की वजह से हमारे पास 2 फोर्क्स बनी हैं जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, सही है, रेप्लिकेशन फोर्क। अब कहता है कि ये रेप्लिकेशन फोर्क जो है ना ये बाई डायरेक्शनल बनेगी, सही है। अगर सपोज करें ये दरमियान में था, दरमियान में कहीं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बना है, तो क्या ये रेप्लिकेशन फोर्क क्या करेंगे, ये बाई डायरेक्शनल यानी कि दोनों एंड्स पे रन करेंगी, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 3 बेसिक चीज़ें हैं जो रेप्लिकेशन में आएंगी। सबसे पहले आएगी डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन, डीएनए ए प्रोटीन का क्या काम है, डीएनए ए प्रोटीन इनिशिएट करेगी रेप्लिकेशन को, सही है। डीएनए ए प्रोटीन क्या करेगी, इनिशिएट रेप्लिकेशन, सही है। उसके बाद आएगी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन का क्या काम है, सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये यहाँ पे मेल्टिंग हुई है यानी कि 2 स्ट्रैंड्स आपस में सेपरेट हुए हैं एक स्पेसिफिक रीजन्स पे, एक सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आती है, वो आके लगती है। जैसे ही वो आके लगती है वो अपनी दूसरी सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन को एक्टिवेट कर देती है, वो भी आके लगना शुरू हो जाती हैं, सही है। वो ऐसे ऐसे लगती रहती हैं। वो क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं कि ना ये दोनों जो ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ये जो अनवाइंड हुए हैं दोबारा वाइंड ना कर जाएं, ये दोबारा री अनील ना हो जाएं। ये क्या करेंगे, प्रिवेंट्स री अनीलिंग, री अनीलिंग। दूसरा ये काम क्या करेंगी, ये प्रिवेंट करेंगी कि कोई भाई न्यूक्लियेज जो हमने पढ़े थे एंडोन्यूक्लियेज जो होते हैं कि वो अटैक ना कर दें डीएनए पे, क्योंकि अगर डीएनए ही ना बचा तो हमारी रेप्लिकेशन तो होएगी ही नहीं होएगी। तो वो क्या करेंगे, प्रिवेंट्स अटैक ऑफ न्यूक्लियेज, सही है। अब दूसरा ये काम हो गया कि हमारे पास क्या बना, एक रेप्लिकेशन फोर्क बना जिसने बाई डायरेक्शनली मूव करेगा और साथ साथ डीएनए की रेप्लिकेशन मूव होती जाएगी। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, डीएनए ए प्रोटीन पढ़ी। डीएनए ए प्रोटीन क्या करेगी, इनिशिएट करेगी रेप्लिकेशन को। उसके बाद क्या पढ़ा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आती है जो कि आके लग जाती है जहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है। अब ये क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी ये दोनों स्ट्रैंड आपस में दोबारा जुड़ ना जाए, सही है। तीसरा काम क्या होगा, दूसरा काम ये करेगी कि ये प्रिवेंट करेगी भाई कोई न्यूक्लियस आके डीएनए के स्ट्रैंड को तोड़ ना दे या आके वो खराब ना कर दे, सही है। अब उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ना ये ना हेलिकेजेस आते हैं, सही है। हेलिकेज क्या करते हैं, ये सीजर लाइक होते हैं। ये क्या करते हैं, अब एक जगह पे खुल तो गया था, हमने खोल दिया था, हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे मेल्टिंग करवा तो दी थी। अब आगे फर्दर तो हमें कोई ना कोई इसको तो खोलने के लिए कोई ना कोई इंजाइम चाहिए। ये इंजाइम क्या करेगा, हेलिकेज आएगा हमारे पास। ये का इंजाइम, इस इंजाइम का नाम है हेलिकेज। ये हेलिकेज आएगा, ये दोनों तरफ ऐसे ही एक्ट करेगा, सही है। और ये फर्दर अनवाइंड करता जाएगा डीएनए को, यानी कि डीएनए को ऐसे खोलता जाएगा, खोलता चला जाएगा, खोलता चला जाएगा, सही है। अब हेलिकेज जैसे जैसे खोल रहा होगा हमें एक मसला आ जाएगा डीएनए की रेप्लिकेशन में। वो मसला ये होएगा, लेट्स सपोज मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये था हमारा डीएनए, सही है, और ये एक जगह पे खुल गया था, सही है। ये बन गया रेप्लिकेशन बबल। अब जैसे ही हेलिकेज खोल रहा होगा तो आगे ना सुपर कॉइलिंग होना शुरू हो जाएगी। सुपर कॉइलिंग क्या होता है कि डीएनए आगे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ओवरबाइंड होना शुरू हो जाएगा, सही है। यहाँ पे हमें क्या फील होएगी, सुपर कॉइलिंग। अब सुपर कॉइलिंग अच्छी चीज़ नहीं है कि ना वो
इनहिबिट करेगी डीएनए की रेप्लिकेशन को। तो हमने तो डीएनए की रेप्लिकेशन करवानी है, तो आपको पता है जैसे ही हेलिकेज़ यहाँ पे आएगा, एक्ट करना शुरू कर देगा, वो ऐसे जैसे खोलेगा, वो ऐसे स्ट्रैंड खुलेंगे, तो आगे क्या बनना शुरू हुई? सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग को हमें नहीं चाहिए सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग इज़ नॉट गुड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेशल किस्म का एंजाइम आएगा, वो एंजाइम कौन-सा आएगा? टोपोआइसोमरेज़। टोपोआइसोमरेज़ क्या करेगा? टोपोआइसोमरेज़ क्या करेगा? यहाँ पे ना आएगा, यहाँ पे आके एक्ट करेगा, सही है? जहाँ पे सुपर कॉइलिंग हुई है, और यहाँ पे किसी भी एंड पे ना एक निक क्रिएट करवाएगा, यानी कि कट करेगा डीएनए के स्ट्रैंड को, सही है? डीएनए के स्ट्रैंड को जैसे ही वो कट करेगा, क्या आएगा? डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ से खुल जाएगा, और यहाँ से सारा जो सुपर कॉइलिंग होएगी सारी रिलैक्स हो जाएगी, सही है? तो वो सारी सही अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, सही है? फिर हेलिकेज़ क्या करेगा? आगे फर्दर एक्ट करता जाएगा, वो खोलता जाएगा, अनवाइंड करता जाएगा, पीछे से डीएनए की रेप्लिकेशन होती चली जाएगी, होती चली जाएगी।